हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। हमने क्लस्टर ए स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने दो जो डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ लिए थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सेकंड हमने पढ़ा था स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और आज हम बात करें स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो बेसिकली स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का जो सोचने का तरीका है, बिहेवियर है और रिलेशनशिप सब कुछ अनयूजुअल होता है। यानी ये लोग जो हैं ये अजीब तरह के बिलीव्स रखते हैं और ऑड बिहेवियर्स शो करते हैं और सोशल सिचुएशंस में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इनकी जो अपीयरेंस है, इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, अक्सर थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, यानी जैसा होना चाहिए उससे हट के होता है। और अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, तो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है तब होता है जब अर्ली अडल्टहुड से एक परवेसिव पैटर्न नज़र आए इन सोशल एंड इंटरपर्सनल डिफ्लेक्ट्स, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट इन क्लोज रिलेशनशिप्स, कॉग्निटिव और परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस और ई-सेंट्रिक बिहेवियर्स। अच्छा, यहाँ पर जो सोशल एंड इंटरपर्सनल डिफ्लेक्ट्स है उसका मतलब है कि ऐसे लोग जो दूसरों से क्लोज रिलेशनशिप या तो बना नहीं पाते, अगर बना लें तो निभा नहीं पाते, उनको मुश्किल लगता है और उनमें प्रॉपर सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होते। सपोज़ अगर एक इंडिविजुअल है जो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाता, वो ज़्यादातर चुप रहता है, जिसकी वजह से उसके जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो आगे बढ़ते नहीं हैं, उसकी फ्रेंडशिप्स आगे बढ़ती नहीं हैं और अगर कोई उससे बात करे तो वो ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल आंसर दे या फिर फील करता है ऑकवर्डनेस और अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आता है एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट इन क्लोज रिलेशनशिप्स, यानी कि ये सोशली ऑकवर्ड ही नहीं होते बल्कि इनमें क्लोजनेस से जो एक तरह की एंजाइटी जनरेट होती है वो पाई जाती है कि सामने वाला चाहे कितना ही क्लोज रिलेटिव, क्लोज फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ये क्लोजनेस शो नहीं कर पाते। जैसे अगर एक इंडिविजुअल है और उसके अगर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे तो वो उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि क्लोजनेस जो है वो इमोशनली थ्रेटनिंग है मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद आता है कॉग्निटिव एंड परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस। ये लोग अनयूजुअल चीज़ें सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि मेरे थॉट्स किसी पे असरअंदाज हो रहे हैं या मेरे थॉट्स किसी ने चोरी कर लिए, मेरे थॉट्स किसी और के दिमाग पर असर कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि नॉर्मल इवेंट्स उन्हीं से रिलेटेड हैं, एबनॉर्मल इवेंट्स उन्हीं से रिलेटेड हैं, यानी उनका जो थॉट पैटर्न है, परसेप्शन है, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। जैसे एक इंडिविजुअल है और उसे लगता है कि अगर टीवी पे कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है, किसी ने किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में यूज़ किया है, तो वो उसके लिए एक सीक्रेट मैसेज है। यानी या अगर उनको लगता है कि कोई अगर सीधे तरीके से या सीधे उनसे ही बात नहीं कर रहा तो भी उन्हें लगता है कि वो उससे रिलेटेड है। जैसे अगर मैं किसी से जाकर 1-on-1 टॉक नहीं कर रही, लेकिन मैं रैंडमली अगर कुछ कह रही हूँ तो उनको लगता है कि ये मुझसे रिलेटेड है, मुझसे बात की गई है। अच्छा, ई सेंट्रिक बिहेवियर से मुराद है कि इन लोगों का जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, बात करने का अंदाज़ होता है, चलने फिरने का जो स्टाइल होता है, अजीब या बाकी जो मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी हैं उनसे टोटली डिफरेंट होता है। सपोज़ इसमें अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि मिसमैच्ड कपड़े पहनता है और जब बात करता है तो अजीब सा एक गेस्चर देता है जो अगले इंसान को, जो जिससे ये मुखातिब है, उसको कंफ्यूज कर देता है या समझ नहीं आता। ये सारी सिम्पटम्स मिलकर एक ऐसी इंसान की प्रोफाइल बनाती हैं जो सोशली आइसोलेटेड होता है, अजीब तरीके से उसका जो थॉट पैटर्न या परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड होता है और दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, जिसको हम स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर DSM में कुछ सिम्पटम्स दी गई हैं जिनमें से कम से कम 5 या ज़्यादा सिम्पटम्स होना ज़रूरी है फॉर डायग्नोसिस। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंसेस। हर नॉर्मल इवेंट को या सिचुएशन को अपने साथ रिलेट कर देना। सपोज़ अगर एक इंडिविजुअल है वो ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है या क्लास में बैठा हुआ है और उसे लगता है कि सब जो भी क्लास में हंस रहे हैं या ऑडिटोरियम में हंस रहे हैं वो मुझ पे ही हंस रहे हैं, तो ये एक किस्म का एक नॉर्मल सी सिचुएशन को अपने साथ रिलेट कर देने की एग्जाम्पल है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाता है ओल्ड बिलीव्स एंड मैजिकल थिंकिंग दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर
एंड इज़ इनकंसिस्टेंट विद सब कल्चर नॉर्म्स। सपोज सुपरस्टिशियसनेस हो जाए, बिलीव इन टेलीपैथी या सिक्स सेंस इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, बिजार्ड फैंटेसीज एंड प्री ऑक्यूपेशंस। यानी सुपरस्टिशंस वाले जो साइकिक पावर वाले बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, या सिक्स सेंस पे कुछ लोग जो बिलीव करते हैं कि सिक्स सेंस काम करती है, और उनकी फैंटेसीज होती। अगर मैं इस सब को एक लाइन में थोड़ा सा आपके लिए कंक्लूड करूँ तो सुपरस्टिशन या साइकिक पावर जैसी बिलीफ सिस्टम्स रखना। ऐसे लोग कहते हैं कि टेलीपैथी सच कहती है, यही सच है, कुछ और हो ही नहीं सकता। थोड़ा 50-50 बिलीव नहीं, टोटली बिलीव इस चीज़ पे होता है। और ऐसे लोग कहते हैं कि जी जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, और इनका जो बिलीव सिस्टम है वो थोड़ा सा कल्चरल नॉर्म्स से थोड़ा हट के होता है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल को लगता है कि मेरे थॉट्स दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अनयूजुअल परसेप्शनल एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग बॉडीली इल्यूजन्स। अच्छा, इल्यूजन कहते हैं किसी भी चीज़ के मिस इंटरप्रिटेशन को। अगर मैं कमरे में आती हूँ और कमरे में चेयर पे कपड़े रखे हैं और मैं परसीव करती हूँ कि कोई इस पे बैठा हुआ है, मेरा माइंड मुझे ये परसीव करने पे मजबूर करता है, या फिर जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अंधेरा हो सकता है या इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैं समझती हूँ कि वाकई चेयर पे कोई बैठा हुआ है, तो ये इस चीज़ को कहते हैं इल्यूजन। और आप लोगों ने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि इल्यूजन और डिल्यूजन में फ़र्क होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशंस में भी फ़र्क होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है ओड थिंकिंग एंड स्पीच। इनकी जो कन्वर्सेशन होती है, अजीब लॉजिक, वियोग या मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उसमें। ऐसे लोगों से अगर आप सवाल पूछें तो उनका जवाब लॉजिकल या क्लियर नहीं होता, वो बात को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स और अजीब डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे आ जाता है सस्पिशियसनेस एंड पैरानॉइड आइडिएशन, दूसरों के इंटेंशंस पे शक करना, जैसे लोग उनके खिलाफ हैं या प्लान कर रहे हैं। जैसे पैरानॉइड में थिंकिंग थी, वैसी कुछ थिंकिंग। जैसे अगर कोई ऑफिस में सोचता है कि उसके कोलीग्स जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, जबकि उसके पास कोई एविडेंस, बस उसकी जो पैरानॉइड आइडिएशन है उसको ऐसा सोचने पर लीड करती हैं। अच्छा, इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट और कंस्ट्रक्टेड इफेक्ट, यानी इनकी जो फीलिंग्स होती हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं ये अननेचुरल या बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। यानी अगर कोई इवेंट हो गया है तो ऐसे इंडिविजुअल्स, अगर कोई सैड इवेंट हो गया है तो ऐसे इंडिविजुअल्स आगे से न्यूट्रल रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरे अगर उनके सामने कोई अपना इमोशनल सीन बयान करें या कोई उनसे रिलेटेड कुछ शो करें तो वो आगे से इमोशनल रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल चुप रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। अच्छा, 7th नंबर पे आ जाता है बिहेवियर आर अपीयरेंस दैट इज़ ऑड, इसेंट्रिक एंड पिक्यूलियर, यानी इनका जो ड्रेसअप, गेस्चर्स या एक्शंस होते हैं दूसरों को अजीब लगते हैं। सपोज़ अगर कोई ऐसे ऑफिशियल सा फॉर्मल सा इवेंट है तो ऐसे लोग ब्राइट कलर्स या मिसमैच्ड क्लोथ्स पहन के आ जाते हैं और रैंडम गेस्चर्स शो करना शुरू कर देते हैं। इसमें भी सेम वही 8th नंबर पे आ जाता है लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉन्फिडेंट्स अदर देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। जैसे हमने स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा था कि इनके भी जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं कोई भी नहीं होते, कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं होते। इनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनके अलावा सिर्फ इमीडिएट फैमिली से थोड़ा बहुत इनका कांटेक्ट होता है, अदरवाइज़ ये लोगों से ज़्यादातर कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करते या रखते नहीं। अच्छा, 9th नंबर पे आ जाता है एक्सेसिव सोशल एंजाइटी दैट डज नॉट डिमिनिश्ड विद फेमिलियरिटी एंड टेंड्स टू बी एसोसिएटेड विद द पैरानॉइड फेयर्स रादर देन नेगेटिव जजमेंट्स अबाउट सेल्फ, यानी कि किसी के साथ कितनी भी फेमिलियरिटी क्यों ना हो, इनकी एंजाइटी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि अगला इंसान बेशक इनका क्लासमेट हो, बेशक इनकी इमीडिएट फैमिली में से कोई हो, इनको फिर भी एंजाइटी होती रहती है। और बहुत मरतबा इनकी जो एंजाइटी है वो एसोसिएटेड होती है इनके पैरानॉइड फेयर्स से रादर देन नेगेटिव जजमेंट। अगर इन सारे सिम्टम्स को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ आपके लिए तो स्किज़ोटाइपर पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का जो सोचना है, महसूस करना है, बिहेव करना है, ये टिपिकल नॉर्म्स से काफ़ी डिफरेंट होता है। इनमें एक तरह का मैजिकल और ऑड बिलीफ सिस्टम देखा जाता है, सोशल एंजाइटी इनसे इंटेंस होती है और इनका जो बिहेवियर और अपीयरेंस है वो भी ई सेंट्रिक होती है। लोग इनसे दूर रहना पसंद करते हैं और ये खुद भी लोगों से क्लोज रिलेशनशिप बनाने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इनके बातचीत करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी जाती है, इमोशंस बहुत ब्लंट होते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं और अक्सर इन्हें लगता है
है कि दूसरे इनके अगेंस्ट हैं, पैरानॉइड होते हैं ये। अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यूसली एडोलेसेंस या अर्ली अडल्टहुड से प्रेजेंट हो और डेली फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर दें तो ये डिसऑर्डर का पार्ट है। और DSM के अकॉर्डिंग इन सारे सिम्टम्स में से एटलीस्ट 5 आर मोर देन 5 होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया की, तो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है वो तब भी नहीं दिया जा सकता अगर सिम्टम्स बेटर एक्सप्लेन्ड हों किसी और फॉलोइंग कंडीशंस में से: स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन की वजह से। और अगर जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, सोशल एंजाइटी है या ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, सिर्फ एक साइकोटिक एपिसोड के दौरान आए और लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी पैटर्न ना हो तो ये डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट नहीं। इसके अलावा स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह इस डिसऑर्डर में भी एक प्री मॉर्बिड स्किज़ोटाइपल ट्रेड्स हैं। यानी अगर किसी क्लाइंट में स्किज़ोटाइपल ट्रेड्स जैसे मैजिकल थिंकिंग, सोशल ऑडनेस या पैरानोया पहले से मौजूद थे और लेटर उनमें जो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ तो ये ट्रेड्स प्री मॉर्बिड ट्रेड्स कंसिडर होंगे। अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, तो रिसर्च के मुताबिक स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की रेलेवेंस भी जनरल पॉपुलेशन में 3% के आसपास एस्टिमेटेड बताई जाती है। ये डिसऑर्डर भी मेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेमेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी यानी कॉजेज़। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ मिक्स होते हैं। जेनेटिक, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर सब कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई भी कंफर्म नहीं बोला जा सकता। जैसे मैंने स्किज़ोटाइपल में भी बोला था कि इनका जो कॉज होता है ये अननोन होता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस के बेस पे हम कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं जैसे जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग लिंक होते हैं। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर्स जैसे ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ या चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एयरली इन्वायरमेंट। निगलेक्टफुल या इमोशनली अनस्टेबल चाइल्डहुड इन्वायरमेंट इस डिसऑर्डर को रिस्क को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अर्ली इन्वायरमेंट यानी निगलेक्टफुल या इमोशनली अनस्टेबल चाइल्डहुड इन्वायरमेंट भी इस डिसऑर्डर को रिस्क को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कुछ सिमिलर कंडीशन से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, स्किज़ोटाइपल के जो क्लाइंट्स होते हैं इनमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी इतनी सिवियरिटी के साथ प्रेजेंट नहीं होते जितने स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं। रियलिटी टेस्टिंग यूजुअली इंटैक्ट होती है। इसके अलावा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, इसमें भी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैजिकल थिंकिंग और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस नहीं होती या कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्किज़ोटाइपल। इसके अलावा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सिर्फ मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट होता है। इसके अलावा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अच्छा, PPT में सिर्फ डिस्ट्रस्ट होता है। स्किज़ोटाइपल में डिस्ट्रस्ट के साथ मैजिकल थिंकिंग और थिंकिंग, परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट में भी लोग सोशल रिजेक्शन के डर से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दूसरों के साथ, जबकि स्किज़ोटाइपल में अलग से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या और बिहेवियर्स भी शामिल होते हैं।